Hello guys, welcome back to my channel. एंड लास्ट क्लास में हम लोग ने ये प्लेस ऑफ सप्लाई का लास्ट क्लास में हम लोग इनवॉइस डेबिट नोट क्रेडिट नोट का पूरा चैप्टर पढ़े थे। तो अभी उससे कनेक्टेड जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर का रेलिवेंस या फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो एज यूजुअल मेरे नोट्स में आप इधर राइट हैंड कॉर्नर में देखो ऊपर। तो ये चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है टू फाइंड आउट द टाइम व्हेन द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस, दैट मीन्स टैक्स कब तक पे करना है कोई भी सप्लायर को या फिर टैक्सेबल पर्सन को। तो ये जो 20th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब ये जो ये यहाँ पे देखो एक रेलिवेंस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो समझो ये अप्रैल का महीना है। अप्रैल महीना में मतलब अपना टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आया अप्रैल में। तो वो केस में ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ जीएसटी इज उसके नेक्स्ट मंथ का 20th जो डेट आएगा। एंड ये जो डेट है ये GSTR 3 का फाइलिंग डेट है। ओके, एंड ऑलवेज एक चीज आप लोग ध्यान रखना, टाइम ऑफ सप्लाई एंड इनवॉइस ये दोनों चैप्टर कॉम्बिनेशन में पढ़ना, मतलब हमेशा एक साथ बैक टू बैक पढ़ना। पहले ये इनवॉइस पढ़ना, फिर उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ना। तो इसमें आपका जो फ्लो है वो इंटैक्ट रहेगा। फिर एक चीज़ ये स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस जो है ये CGST एक्ट का है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजंस जो था ना वो IGST एक्ट का है। बिकॉज प्लेस ऑफ सप्लाई का जो एक्सक्लूसिव राइट्स है दैट इज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अभी यहाँ पे एक मंत्रा है, ये चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान में रखना कि गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन अ हरी टू कलेक्ट टैक्स। मतलब अभी टाइम ऑफ सप्लाई जितना जल्दी निकल के आएगा गवर्नमेंट को उतना जल्दी टैक्स मिलेगा। तो ये चैप्टर में आपको हर जगह पे दिखेगा कि जो डिफरेंट डेट्स आएगा ना उसमें से सबसे जल्दी वाले डेट में ही जनरली टाइम ऑफ सप्लाई आ रहा है। ओके, तो गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू कलेक्ट द टैक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। दिस इज द की सेंटेंस, एज अर्ली एज पॉसिबल। सेंटेंस यू कैन से दिस इज अ की फ्रेज रादर। ये चैप्टर में कुल मिला के 3 सेक्शन है, सेक्शन 12, 13, 14। सेक्शन 12 इज रिलेटेड टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये जो सेक्शन 12 है दिस रिलेट्स टू टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13 है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एंड सेक्शन 14 है टाइम ऑफ सप्लाई इन केस वेयर रेट ऑफ टैक्स हैज बीन चेंज्ड इन बिटवीन, मतलब देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। सी, अभी यहां पे ये पूरा चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आएगा। यही डेट्स को कंपेयर करके अपने को टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। उसमें एक तो आएगा डेट ऑफ पेमेंट, फिर दूसरा आएगा डेट ऑफ इनवॉइस, फिर तीसरा आएगा डेट ऑफ कंप्लीशन। ओके, एंड ये डेट ऑफ पेमेंट में 2 चीज आता है, एक आपका रिसीप्ट डेट एंड दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री डेट। तो कुल मिला के ये 5 डेट ये चैप्टर में है। ये पूरा चैप्टर इन्हीं 5 डेट्स में रिवॉल्व करता है। तो बेसिकली ये जो चीज़ है यही ये चैप्टर का क्रक्स है। ये चीज़ को अच्छे से ध्यान रखना, ये 5 डेट्स को, एंड
this chapter will revolve around only these 5 terms. फिर एक एक करके समझते हैं. अभी पेमेंट डेट क्या होता है. तो ये सप्लायर है, ये एक रेसिपिएंट है. तो सप्लायर ने 1 लाख का वैल्यू ऑफ सप्लाई रेसिपिएंट को दिया एंड उसमें 5,000 का जीएसटी कलेक्ट किया. इन रिटर्न द रेसिपिएंट गिव्स अ चेक ऑफ रुपीज 1,05,000 एज कंसिडरेशन टू सप्लायर. अभी ये केस में चेक रिसीव डेट या फिर एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ सप्लायर टू द क्रेडिट ऑफ रेसिपिएंट, दैट इज ये डेट अपने एज्यूम करते हैं कि 29 जून है. एंड एक तो चेक रिसीव डेट या फिर एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स डेट, ये दोनों में से विच एवर इज अर्लियर, और चेक क्रेडिट टू सप्लायर्स बैंक अकाउंट. अभी जहां पे रिसीव डेट एंट्री डेट ये दोनों ही दिया रहेगा, इन केस ये दोनों ही दिया रहेगा तो वो केस में दोनों में से जो अर्लियर होगा, अगर कोई भी एक दिया रहेगा तो वही आ जाएगा. एंड उसके साथ कंपेयर करना है चेक क्रेडिट, मतलब जो डेट में पेमेंट क्रेडिट हो रहा है सप्लायर के बैंक अकाउंट में, वो डेट यहाँ पे एज्यूम किया है 1 जुलाई को. तो पेमेंट डेट निकल के यहाँ पे ये आ रहा है विच एवर इज अर्लियर ऑब्वियसली. तो ये यहाँ पे अर्लियर वाला डेट 29 जून है, तो डेट ऑफ पेमेंट इज 29 जून. ये बेसिकली एक बैकग्राउंड हो गया पूरा चैप्टर का. अभी जो मेन कंटेंट है उसमें आते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजंस. इस चैप्टर को 2 हिस्सा में बांट के पढ़ने से अच्छा समझेगा. एक तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म प्रोविजंस, इसका मतलब है इन केसेस ऑफ supplies made under forward charge mechanism और normal charge mechanism, that is RCM छोड़ के जो रेगुलर सप्लाई है उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो अभी इसका जो प्रोविजन है ना, ये इसका एक पार्ट गुड्स वाला है जो सेक्शन 12 एंड सर्विसेज वाला पार्ट है सेक्शन 13. तो गुड्स के केस में 2 पॉसिबिलिटी है. एक इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, ये कीवर्ड है इशूड विद इन टाइम. दूसरा है इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम. तो जब इनवॉइस इज इशूड विद इन टाइम, वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज, तो ये केस में ना टाइम ऑफ सप्लाई इज इनवॉइस डेट. अभी जहां पे इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, वहां पे टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है, एक इनवॉइस ड्यू डेट जो आएगा ना, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ा ना इनवॉइस कब तक रेज करना है, इनवॉइस इशूइंग डेट. तो जहां पे इनवॉइस इज नॉट इशूड वहां पे इनवॉइस का ड्यू डेट, जहां पे इनवॉइस इज इशूड इन टाइम वहां पे इनवॉइस का डेट. तो इनवॉइस ड्यू डेट क्या होता है, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है. जहां पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो केस में रिमूवल डेट, ये जो रिमूवल डेट है फ्रॉम सप्लायर्स प्लेस, सप्लायर्स प्लेस से जो डेट में रिमूवल हो रहा है, एंड डिलीवरी डेट, डिलीवरी टू द रिसिपिएंट प्लेस. ये चीज याद रख लो. फिर जो सर्विस वाला पार्ट है सेक्शन 13, जहां पे इनवॉइस इज इशूड, यहां पे भी सेम सीन है, इनवॉइस इशूड विद इन टाइम. तो वो केस में इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट. तो सर्विस के केस में इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट, टाइम ऑफ सप्लाई विच एवर इज अर्लियर, एंड वेयर इनवॉइस इज नॉट इशूड विद इन टाइम, वो केस में पेमेंट डेट
और कंप्लीशन डेट। तो इसको याद रखने का एक सिंपल फंडा है, सी जहां पे इनवॉइस इशूड है ना, वहां पे नीचे भी एक जगह पे इनवॉइस डेट आएगा, ये चीज कॉमन होगा। और जहां पे इनवॉइस इज नॉट इशूड है तो नीचे कहीं पे भी इनवॉइस डेट नहीं आएगा, तो बाकी दोनों डेट आएगा। समझे? या अभी ये दोनों पेमेंट डेट और कंप्लीशन डेट दोनों में से टाइम ऑफ सप्लाई विल बी द अर्लियर डेट। फिर तीसरा पार्ट है इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट या फिर कंप्लीशन डेट, ये तीनों में से कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है। वो केस में क्या करना है, ये रेस्क्यू प्रोविजन है टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का, क्योंकि गवर्नमेंट को कैसे भी टाइम ऑफ सप्लाई निकालना है। अभी डेट नहीं है तो कोई दूसरा कुछ करके ये लोग निकाल देंगे, टैक्स तो लेना ही है ना। तो टाइम ऑफ सप्लाई इज बुक एंट्री डेट इन रेसिपिएंट्स बुक। ये लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। कुछ नहीं मिला तो रेसिपिएंट के बुक में जो एंट्री का डेट है उसी को टाइम ऑफ सप्लाई बना देंगे। तो अभी इसमें टाइम ऑफ सप्लाई में एक रिलैक्सेशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, इफ अमाउंट रिसीव्ड इन एक्सेस ऑफ बिल अमाउंट। मतलब जो समझो, यहाँ पे एक एग्जांपल को पहले समझते हैं। तो समझो कि मोबाइल का पोस्ट पेड बिल आता है, आपने कभी देखा रहेगा। तो मोबाइल का पोस्ट पेड का बिल आया समझो कोई महीना में 800 रुपये। तो जो कंज्यूमर है ना, उसने क्या किया, उसने एक्सेस, समझो ये बिल आया था 850 रुपीज़, कंज्यूमर ने क्या किया, राउंड में 900 रुपीज़ पेमेंट कर दिया। तो अभी जो एक्सेस 50 रुपीज़ पेमेंट किया गया, ये जो 50 रुपीज़ है इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। तो इसमें यहाँ पे रिलैक्सेशन ये बोलता है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई सप्लायर अगर चाहे तो जब ऑन रिसिप्ट बेसिस पे भी टाइम ऑफ सप्लाई निकाल सकता है, अगर, एंड दूसरा ऑप्शनली टू द सप्लायर, ये एक रिलैक्सेशन है एंड ऑप्शन है कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई जो महीने में सर्विस प्रोवाइड करेंगे वो महीने में भी मतलब उसको डेफर कर सकते हैं। तो समझो कि अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी जनवरी चल रहा है। तो जनवरी का समझो मेरा बिलिंग साइकिल के हिसाब से बिल आया 850 रुपीज़। मैंने क्या किया, मैंने राउंड में 950 पेमेंट कर दिया, तो 100 रुपीज़ एक्सेस पेमेंट किया। मेरे को ये लगता है कि वो अगले महीने के बिल के साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो उस महीने कमती पेमेंट कर दूंगा। तो ये जो एक्सेस मैंने 100 रुपया पेमेंट किया, अभी यहाँ पे एक सेलिंग लिमिट है मैक्सिमम अप टू ₹1000 से ज़्यादा होगा तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। मतलब वो केस में ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस करना है। तो ये जो 1000 लिखूँ कहाँ पे, ये जो 1000 के ऊपर जब चला जाएगा ना, तो ओनली ऑन रिसिप्ट बेसिस पे आपको टाइम ऑफ सप्लाई निकालना होगा। बट 1000 से नीचे है तब एक्रूअल के हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। फिर टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ आरसीएम प्रोविजंस, जो रिवर्स चार्ज का सिनेरियो है, उसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे निकालना होगा। एक तो यहाँ पे देखो, जो लेफ्ट हैंड साइड है अपना, ये गुड्स वाला साइड है, एंड जो राइट हैंड साइड है ये सर्विस वाला साइड है। तो गुड्स के केस में एक तो पेमेंट डेट और 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट, मतलब जिस दिन को इनवॉइस इशू किया गया उसका 31st जो डेट आएगा वो वाला डेट, फिर पेमेंट डेट एंड गुड्स रिसीव्ड डेट बाय रिसिपिएंट। तो यहाँ पे 3 चीज़ को एक साथ कंपेयर करेंगे, एक तो पेमेंट डेट, फिर 31st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट
एंड गुड्स रिसीव डेट बाय रिसिपिएंट। ये 3 डेट को कंपेयर करेंगे, इसमें से जो भी अर्लियर होगा दैट विल बी आवर टाइम ऑफ सप्लाई। एंड सर्विस के केस में एक पेमेंट डेट आता है और दूसरा है 61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट। सर्विस के केस में ये टाइम लिमिट थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है, तो यहाँ पे याद रखना गुड्स के केस में 31st, यहाँ पे 61st। एंड ये दोनों डेट में, ये जो 2 डेट है ना, पेमेंट डेट एंड 61st डे फ्रॉम इनवॉइस डेट, ये दोनों में से whichever is earlier will be our time of supply। फिर यहाँ पे भी एक रेस्क्यू प्रोविजन है, जब इन केस, ये रेस्क्यू कब काम में आएगा, इन केसेस वेयर अदर डेट्स आर not available, in case where other dates are not available। तो ये केस में बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंट्री डेट इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट, वो पहले का जो था वही सेम है, मतलब जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पे रेसिपिएंट के बुक्स में जिस दिन एंट्री हो रहा है वही डेट को टाइम ऑफ सप्लाई बना देना है। फिर एक स्पेशल केस है, यहाँ पे कभी भी 2 एसोसिएटेड एंटरप्राइज है एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो रहा है, गुड्स नहीं सर्विस, एंड टैक्स लगता है ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। तो इंपोर्ट के केस में रिवर्स चार्ज में ही लगेगा, जो फॉरेन में बैठा हुआ बंदा है उसको तो नहीं बोल सकते ना कि इंडिया में टैक्स पेमेंट करो, तो ऑब्वियस सा बात है आरसीएम होगा। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आरसीएम होगा, फिर इंपोर्ट ऑफ सर्विस होगा, फिर एसोसिएटेड एंटरप्राइज होगा। ये 3 कंडीशन अगर साथ में कोई भी सप्लाई में सेटिस्फाई होता है, वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का ये फॉर्मूला है। वो केस में टाइम ऑफ, अरे यार क्या कर रहा हूं, वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई निकालने का ये फॉर्मूला है, एक पेमेंट डेट और बुकिश एंट्री डेट ऑफ रेसिपिएंट। पेमेंट डेट ये एक्सेप्शन है, पेमेंट डेट देखो बाकी सब जगह पे ना पेमेंट डेट के साथ इनवॉइस डेट कंपेयर हो रहा था, यहाँ पे पेमेंट डेट के साथ सीधा बुकिश एंट्री डेट ऑफ रेसिपिएंट को कंपेयर करेंगे, क्योंकि इसमें जो लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे इनवॉइस को क्यों नहीं कंसिडर कर रहे, बिकॉज ये लॉजिक समझ लोगे ना, याद मतलब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, फिर याद रह जाएगा। Because in cases of associated enterprise, invoice is not admissible। मतलब इनवॉइस को मैनिपुलेट किया जा सकता है दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच, इसीलिए इनवॉइस को वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं मानते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई बेसिकली पेमेंट डेट और बुकिश एंट्री डेट दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। एंड एसोसिएटेड एंटरप्राइज के डेफिनेशन में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन्स आते हैं। फिर अगला पार्ट में चलते हैं, एडवांस पेमेंट रिसीव्ड बिफोर मेकिंग द सप्लाई। मतलब बोलना क्या चाह रहा है, कोई भी सप्लाई, मतलब देखो बिफोर मेकिंग द सप्लाई मतलब सप्लाई अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, बट एडवांस पेमेंट सप्लायर को पहले ही मिल गया है, तो वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी एडवांस पेमेंट डेट, मतलब जिस दिन आपको पेमेंट रिसीव होता है उस दिन पेमेंट रिसीव्ड डेट, जिस दिन पेमेंट मिल जाएगा उसी दिन को टाइम, उसी दिन का टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। एंड दिस अमाउंट, मतलब जो भी ये अमाउंट आएगा, दिस इज ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी।
इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, एंड इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालेंगे एज पर रूल 35 ऑफ वैल्यूएशन, रूल 35 वैल्यूएशन रूल्स। एंड रूल 35 में कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई, इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस जीएसटी परसेंटेज। अगर 18% है तो 100 बाई 118। दिस इज द वे टू डिटरमाइन वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर रूल 35 ऑफ वैल्यूएशन रूल्स। फिर टाइम ऑफ सप्लाई प्रोविजन इज सेम फॉर सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज फॉर दीज स्पेशल केसेस। एक देखो वाउचर, ये वाउचर का क्या चक्कर है, समझो आप लोग शॉपिंग करने जाते हो, ब्रांड फैक्ट्री, शॉपर स्टॉप, तो ये सब में ना कभी कभी आप देखो कि आपने कुछ शॉपिंग किया तो उसमें शॉपिंग करने के साथ साथ बिलिंग काउंटर में आपको 500 रुपीज़ का, 1000 रुपीज़ का वाउचर दे देते हैं। ये वाउचर क्या होता है, फ्यूचर में आप उसको रिडीम कर सकते हो। वाउचर का जो 500 रुपीज़ है, नेक्स्ट टाइम आप कुछ परचेज करने जाओगे तो वहाँ पे आपके बिल के साथ वो 500 रुपीज़ एडजस्ट होकर रिडीम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दो पॉसिबिलिटी है। इफ़ एट द टाइम ऑफ इशूइंग वाउचर सप्लाई इज आइडेंटिफिएबल। ये आइडेंटिफिएबल का क्या मतलब है, मतलब आइडेंटिफिएबल का मीनिंग ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इफ द गुड्स एंड टैक्स रेट इज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो अगर ये आइडेंटिफिएबल है, इसका आंसर अगर यस है, मतलब ये आइडेंटिफिएबल अगर है, वो केस पे टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर। एंड अगर टाइम ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ सप्लाई इज नॉट आइडेंटिफिएबल, तो इन दैट केस डेट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ वाउचर, मतलब वाउचर जिस दिन आप रिडीम करोगे उस दिन टाइम ऑफ सप्लाई निकल के आ जाएगा। इसमें आइडेंटिफिएबल yes or no, these two basic questions needs to be asked and you will get your time of supply। फिर एक नोट है वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब ये वाउचर के केस में जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है ना, ये ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन ऑफ द वाउचर। एक ओपन मार्केट वैल्यू याद रखना, गुड्स या सर्विस रिसीव्ड ऑन रिडेम्पशन। रिडेम्पशन में जो ओपन मार्केट वैल्यू आएगा ना, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। देन यहाँ पे एक रेसिडुअरी प्रोविजन है, इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड, दैट इज सप्लायर कुड बी रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। तो अगर रजिस्टर्ड है वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट, मतलब और कोई भी डेट नहीं मिल रहा है एंड सप्लायर इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, तो रिटर्न फाइलिंग का जो ड्यू डेट है वही डेट को टाइम ऑफ सप्लाई मान के चलेंगे। एंड अगर ये जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड है, वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ये डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जब भी आएगा तब इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अकॉर्डिंग टू रूल 35 ऑफ वैल्यूएशन रूल्स। देखो इसको एक बार फिर से बोल देता हूँ, रेसिडुअरी प्रोविजन ये है, इफ अ टैक्सेबल पर्सन इज अ रजिस्टर्ड पर्सन, देन टाइम ऑफ सप्लाई इज रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट। एंड अगर वो सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो टाइम ऑफ सप्लाई इज डेट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ऑलवेज टेकन एज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अकॉर्डिंग टू रूल 35। फिर एडिशनल वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट पेनल्टी, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट और पेनल्टी फ्रॉम रेसिपिएंट, मतलब ये जो सप्लायर है उसने लेट पेमेंट किया, वो केस पर पेनल्टी चार्ज करता है सप्लायर, कभी इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसका टाइम ऑफ सप्लाई वही रूल 35 के हिसाब से, मतलब जो डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एडिशनल वैल्यू है, मतलब जो पेनल्टी वगैरह
which means इंटरेस्ट या फिर पेनल्टी, ये अमाउंट जो डेट में रिसीव होगा वही डेट टाइम ऑफ सप्लाई का डेट होगा। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑलवेज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अकॉर्डिंग टू रूल 35, ये तो अपने पहले से ही जानते हैं। एंड इफ नॉट रिसीव्ड, मतलब ये जो इंटरेस्ट है या फिर एडिशनल कंसिडरेशन है, अगर ये रिसीव हुआ ही नहीं, मतलब वेव ऑफ हो गया, तो वो केस में नो सप्लाई, अकॉर्डिंगली नो टाइम ऑफ सप्लाई, नो जीएसटी। तो नॉट रिसीव का क्या मतलब है, फॉर क्लैरिटी समझो, वेव ऑफ हो गया। फिर आता है सेक्शन 14, ये थोड़ा ट्रिकी है, इसमें वो रेट ऑफ टैक्स जब चेंज होता है वो केस में कैसे टाइम ऑफ सप्लाई निकालते हैं वो सीखेंगे अपने। यहाँ पे थोड़ा कंसंट्रेशन बना के देखो, बिकॉज ये दिस इज अ बिट ट्रिकी। तो समझो अगर टैक्स रेट चेंज हुआ, वो चेंज होने से पहले उसका रेट था 5%, चेंज होने के बाद उसका रेट हुआ 12%। तो यहाँ पे अपना आंसर वाला कॉलम है टाइम ऑफ सप्लाई का डेट क्या होगा। तो केस 1, इसमें सप्लाई है चेंज से पहले, मतलब यहाँ पे एक बॉर्डर बना देता हूँ, समझने में इजी होगा। ये जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे चेंज ऑफ रेट, ये जो रेट चेंज हुआ तो वो यहाँ पे कहीं पे हुआ, देखो यहाँ पे कहीं पे रेट चेंज हुआ। तो यहाँ पे पहले ये एक जो सिनेरियो 1 है वो देखो, उसमें जो सप्लाई है, सप्लाई रेट चेंज के पहले है, इनवॉइस भी पहले है। तो ये वाला सेक्शन बिफोर है, ये वाला सेक्शन मतलब लेफ्ट हैंड वाला जो सेक्शन है दैट इज ये बिफोर चेंज, बिफोर वाला पार्ट है, ये आफ्टर वाला पार्ट है, ठीक है। तो सप्लाई इनवॉइस दोनों ही बिफोर है एंड डेट ऑफ पेमेंट चेंज के बाद है। तो ये केस में ना एक सिंपल इसका क्रक्स दे रहा हूं, देखो अभी सप्लाई जो साइड में रहेगा ना, वही साइड, दैट साइड विल प्रिवेल। मीन्स सप्लाई को आप लोग जैसे किंग मेकर बोल सकते हो, मतलब टीओएस रादर टाइम ऑफ सप्लाई मेकर बोलो, बिकॉज सप्लाई जो साइड में है वही साइड का मेजॉरिटी आ जाएगा। तो ये केस में अपना टाइम ऑफ सप्लाई डेट होगा इनवॉइस डेट, एंड वो डेट में जो रेट था वो। फिर दूसरा केस में देखो, सप्लाई पहले है, डेट ऑफ पेमेंट पहले है, इनवॉइस बाद में है। तो यहाँ पे सप्लाई डेट ऑफ पेमेंट के साइड है, तो डेट ऑफ पेमेंट वाला जो डेट है दैट विल बी अ टाइम ऑफ सप्लाई, एंड वो डेट में रेट था 5%, तो अकॉर्डिंगली 5% जीएसटी लगेगा। फिर तीसरा सिचुएशन है, सप्लाई तो पहले हो गया एंड पेमेंट एंड डेट ऑफ इनवॉइस दोनों ही बाद में है। तो दोनों ही जब बाद में है तो ये साइड का अपना मेजॉरिटी आ गया। अभी इसमें ना कंपेयर करना है विच एवर इज अर्लियर। जो केस में जो साइड में आपको सप्लाई नहीं दिखेगा उसमें कंपेयर करके अर्लियर वाला निकालना है। तो यहां पे मान लेते हैं कि अर्लियर मतलब समझो यहाँ पे मैंने अज्यूम किया कि पेमेंट पहले हो गया, तो अर्लियर वाला जो है वो अपना पेमेंट डेट होगा, टाइम ऑफ सप्लाई का डेट, एंड रेट 12% होगा। 12% क्यों होगा? क्योंकि 12% ही है पोस्ट चेंज वाला।
अर्लियर में पेमेंट डेट आएगा एंड 12%। फिर चौथा सिनेरियो में ये तीनों ही जो घटनाएं हैं, सप्लाई, डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों ही पहले है एंड चेंज के बाद कुछ हो ही नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये तीनों में से अर्लियर डेट को लेंगे एंड ओल्ड रेट ऑफ टैक्स विल बी अप्लाइड, बिकॉज न्यू में तो कुछ है ही नहीं ना 12% में, एंड डेट ऑफ पेमेंट विल बी न्यू रेट ऑफ टैक्स। फिर पांचवा जो केस है उसमें डेट ऑफ इनवॉइस तो पहले है एंड आफ्टर चेंज, यहाँ पे देखो सप्लाई और डेट ऑफ पेमेंट, तो सप्लाई जिसके साइड आ गया ऑब्वियसली वही अपना, मतलब यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट ही हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का डेट, और मीन्स यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट हो जाएगा टाइम ऑफ सप्लाई का डेट, एंड जो ये साइड का जो रेट है 12%, दैट इज न्यू रेट जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप ये सेक्शन 14 जो है रेट चेंज वाला जो चीज़ है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2-3 बार पढ़ लेना, अच्छे से याद रह जाएगा। तो यहाँ पे जो क्रक्स है ये है, हियर सप्लाई इज द टाइम ऑफ सप्लाई मेकर। फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, अपने इनवॉइस चैप्टर में पढ़े थे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस क्या होता है, उसका डेफिनेशन, कंडीशंस वगैरह। तो इसमें दो सिचुएशन है, इफ इनवॉइस डेट इज बिफोर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स डेट, अगर इनवॉइस स्टेटमेंट ऑफ जो पीरियडिक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का डेट है उससे पहले ही इनवॉइस इशू हो जाता है, वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई इज इनवॉइस डेट। एंड दूसरा सिचुएशन ये है, अगर इनवॉइस डेट इज इशूड आफ्टर, ये आफ्टर एसओए डेट, वो केस में टाइम ऑफ सप्लाई एक तो एसओए मतलब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स का डेट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर करके कंपेयर करके निकाल देंगे। फिर स्पेशल प्रोविजन फॉर पेमेंट डेट, अभी जो ऊपर जो हम लोग ने सीखा ना कि ये पेमेंट डेट जो बैंक में क्रेडिट होता है वगैरह वैसे निकालते हैं, उसमें एक स्पेशल सिचुएशन है। तो ये स्पेशल सिचुएशन एप्लीकेबल कहाँ पे होता है, वेयर क्रेडिट इन बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। मतलब इसको ऐसे समझो, ये समझो एक टाइमलाइन है, तो क्रेडिट इन बैंक अकाउंट ऑफ सप्लायर, यहाँ पे वो रेट का चेंज हुआ एंड क्रेडिट बैंक अकाउंट में हुआ, ये जो टाइम पीरियड है दिस इज ग्रेटर देन 4 वर्किंग डेज, मतलब बैंक हॉलीडे नहीं होना चाहिए। अगर ये गैप 4 वर्किंग डेज से ज़्यादा है, वही केस में ये पर्टिकुलर प्रोविज़न एप्लीकेबल होगा। अगर ये गैप कम है 4 दिन से, तो वो केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, अपना नॉर्मली निकाल देंगे फिर। ओके, फिर ये जो नॉर्मल तरीका ऊपर भी पढ़ा हम लोग ने, जनरल प्रोविजन में कैसे निकालते हैं टाइम ऑफ सप्लाई एंड व्हेन चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन बिटवीन, ये इन बिटवीन मतलब 4 वर्किंग डेज का जो कंडीशन है। तो जनरल में क्या करेंगे, एक पेमेंट डेट, उसमें 2 चीज़ को कंपेयर करेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री डेट ऑफ सप्लायर और डेट ऑफ क्रेडिट इन बैंक अकाउंट, ये दोनों में से जो अर्लियर होगा वो टाइम ऑफ सप्लाई बन जाएगा। अभी व्हेन देयर इज अ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स इन बिटवीन एंड द पेमेंट रिसीव्ड आफ्टर 4 वर्किंग डेज,
तो इस केस में पेमेंट डेट कैसे निकालेंगे? एक तो बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री बिफोर चेंज इन द बुक्स ऑफ सप्लायर, मतलब ये चेंज से पहले यहाँ पे कहीं पे बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हो चुका है। तो देखो, बुक्स ऑफ अकाउंट एंट्री बिफोर चेंज इन द बुक्स ऑफ सप्लायर एंड क्रेडिट इन बैंक अकाउंट आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज। मतलब 4 वर्किंग डेज मतलब ये वाला जो पार्ट है वो, मतलब ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होना चाहिए। एक तो बुक्स ऑफ एंट्री डेट इज, मतलब बुक्स ऑफ एंट्री, बुक्स में जो एंट्री है ना वो जो चेंज है रेट का उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। एंड क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट ऑफ द सप्लायर शैल बी आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द चेंज। अगर ये दोनों ही इकट्ठा सेटिस्फाई होता है वही केस में ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। एंड डेट ऑफ पेमेंट विल बी एक्चुअल डेट ऑफ क्रेडिट। तो यहाँ पे ऐसा कंपैरिजन नहीं करेंगे, सीधा एक्चुअल डेट ऑफ क्रेडिट को ही टाइम ऑफ सप्लाई कर देंगे। फिर एक थोड़ा हटके कॉन्सेप्ट है TDR FSI। अभी TDR का मतलब है ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग और बोथ। मतलब कोई भी लैंड ओनर जिसके पास लैंड पड़ा हुआ है वो कोई बिल्डर प्रमोटर को दे देता है लॉन्ग टर्म लीज में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। वो बिल्डर डेवलप करेगा एंड बाद में इसको उसका प्रॉफिट शेयर देगा। एंड दूसरा है फ्लोर स्पेस इंडेक्स जो बिल्डर लोगों को मिलता है। तो कितना आप स्पेस उसका फ्लैट में यूज़ कर सकते हो, कितना कमर्शियल में यूज़ कर सकते हो, लाइक दैट। तो यहाँ पे 2 केस है। पहले केस 1 देखते हैं। ये हो गया अपना सप्लायर, ये बिल्डर। तो सप्लायर ने ये एक, तो देखो ये जो केस है ना, पहले केस ये है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। तो सप्लाई चैप्टर में हम लोग ने देखा कि अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी जो अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बेच रहा है तो वो चीज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो सप्लाई तो बन जाता है एंड दिस इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। एंड अगर सेल ऑफ कंप्लीटेड बिल्डिंग है, ये चीज़, ये घटना एक सप्लाई बन नहीं पाता है बिकॉज ये सप्लाई है ही नहीं। तो ये पहले केस में जहाँ पे सप्लायर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बेच रहा है तो इसने ये बिल्डर को TDR FSI दिया। तो जब ये रिलेशनशिप याद रखो, जब ये टैक्सेबल होगा ना तब ये एग्जम्प्ट होगा। एंड इधर पे देखो, जब ये एग्जम्प्ट हो रहा है तो ये टैक्सेबल होगा। इनवर्स रिलेशनशिप है बेसिकली। तो यहाँ पे ये वाला चीज़ एग्जम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, यहाँ पे ये टैक्सेबल है, ये एग्जम्प्ट है। तो ट्रांजैक्शन 1 जो है TDR FSI का इन केस ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो एग्जम्प्ट हो गया। एंड बिल्डर ने उसका जो कंस्ट्रक्शन सर्विस दिया वो तो ऐसे भी सर्विस है एंड उस पर नॉर्मली GST चार्ज हो जाएगा। सर्विस में जाएगा कंस्ट्रक्शन सर्विस एंड नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म। एंड जो ट्रांजैक्शन 3 है सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, ये इसमें GST लगेगा एज सर्विस। फिर अभी केस 2 में आ जाओ। यहाँ पे सप्लायर सेल ऑफ कंप्लीटेड प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी बन के तैयार हो गया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, उसके बाद बेच रहा है, तो ये सप्लाई में नहीं आता, एग्जेम्प्ट है। एंड ये केस में जो TDR FSI दिया था ना उसने बिल्डर को, तो वो जो राइट्स है वो राइट्स यहाँ पे टैक्सेबल किया जाएगा। एंड
आरसीएम बेसिस में, ये आरसीएम चैप्टर में भी पढ़ेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बिल्डर विल पे द टैक्स। यहाँ पे विल पे द टैक्स ऑन इनवर्ड टीडीआर एफएसआई सप्लाई, ठीक है। ऑब्वियसली बिल्डर का जो सर्विस है ये तो कंस्ट्रक्शन सर्विस है, नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई होगा। एंड ये ट्रांजैक्शन नंबर जो 3 है ये नॉट अ सप्लाई, ये सप्लाई चैप्टर में अपने को पता है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा नोट है, टीडीआर एफएसआई ये सबको इधर बेच दिया, नहीं तो लॉन्ग टर्म लीज में दिया। इसका टाइम ऑफ सप्लाई ये आएगा डेट ऑफ मतलब डेट ऑफ सीसी मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। एक क्या बोला, कंप्लीशन सर्टिफिकेट का डेट, दूसरा फर्स्ट पोजेशन। ये दोनों में से जो घटना पहले होगा, अर्लियर ऑफ द अबव, इज टाइम ऑफ सप्लाई, इज टाइम ऑफ सप्लाई इन केसेस ऑफ टीडीआर एफएसआई रिलेटेड सर्विसेज। तो गाइज यहाँ पे ये टाइम ऑफ सप्लाई का पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है। सी 1 2 3 4 पेजेस में ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया आपका। एंड इट्स 40-41 मिनट्स ओनली। So I must suggest you to please go through this quick revision lecture. This will really going to help you a lot in during your exam times. So and obviously ये चैप्टर के रिलेटेड ICI का वेबसाइट में जो एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया हुआ है ना, वो आप लोग प्रैक्टिस करना अभी के लिए, बिकॉज ये जनवरी अटेम्प्ट के पहले मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं ये लेक्चर्स भी पूरा कंप्लीट करूँगा एंड उसके बाद वो सारा क्वेश्चन आंसर्स का भी सेशन अपलोड कर दूँगा। शायद से मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर्स कर पाऊँगा, लाइक जो अमेंडमेंट्स है जिसमें जैसे ITC चैप्टर है, रिफंड हो गया, फिर वैल्यूएशन, तो ये 3-4 जो ट्रिकी चैप्टर्स है उसका मैं क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगा। बाकी प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये सब आप प्रोविज़न मैंने अच्छे से यहाँ पे रिवीजन लेक्चर दे दिया, तो उसके बाद आप लोग खुद वो सॉल्यूशन देख के, पहले भी आपने किया रहेगा तो वो उसका प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो। तो एग्ज़ाम में अब और ज़्यादा टाइम नहीं रहा, टुडे इज़ 6 जनवरी, तो और 2 हफ्ता ही है। तो मेक द मोस्ट ऑफ दिस, मतलब ये 2 हफ्ता बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए। एकदम टाइम वेस्ट मत करो, आज तक इतना एफर्ट दिया है और थोड़ा सा मेहनत कर लो। एक बार CA बन जाओ, फिर उसके बाद तो मज़े ही मज़े है। और बुक्स 2-3 साल तो पढ़ाई वढ़ाई भूल ही जाओ, फिर बाद में देखना है कि कुछ एडिशनली करना है कि नहीं, CFA वगैरह। दिस इज़ इट फॉर टुडे। अगला लेक्चर में ये रजिस्ट्रेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 3 पार्ट में अपने सीखेंगे। ये बेसिकली इसका 3 पार्ट है। एक पार्ट उसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, लाइक जो रजिस्ट्रेशन का लिमिट्स वगैरह चेक करने का, एग्रीगेट टर्नओवर, उसका ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट प्रोसीजरल पार्ट, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे फॉर्म फिल होता है एंड रिवोकेशन ऑफ एप्लीकेशन, वो सब। फिर तीसरा पार्ट में सीखेंगे कंपोजिशन स्कीम। तो अभी इसके रिगार्डिंग मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बिकॉज अगले लेक्चर में तो बोलना ही है डिटेल में। दिस इज़ इट। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।